अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वेव फंक्शन। आज हम वेव फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा होगा कि वेव फंक्शन होता क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये कितना क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है और ये होता क्या है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ठीक है, तो उसमें से वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने कहा था कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ से डिस्टर्ब करता हूँ, जर्क करता हूँ, तो इसमें इस तरह की कुछ वेव जो है वो बनेगी, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा वेव इन अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है हमारे पास और इस स्ट्रिंग में मैंने वेव प्रोड्यूस की, ठीक है। तो अब इन वेव के लिए कोई इक्वेशन होगा, मतलब अगर एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होगी जो इन वेव को जो है वो प्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि वेव किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है। वेव जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसमें से वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इन वेव्स के लिए कोई डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होना चाहिए। इस वेव के लिए कि इस वेव को हम किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन वेव के लिए कोई इक्वेशन होना चाहिए जो वेव इन अ स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया था जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने डिराइव किया था जब हमने वेव ऑफ स्ट्रिंग की बात की थी। तो मैंने क्या कहा आपको कि किसी भी वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी वेव को प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई पार्टिकल जो है वो उसकी ऑसिलेशन होनी चाहिए। जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगी, उसमें से वेव प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आप देख लें, जब मैंने यहाँ पे इसको जर्क किया तो यहाँ पे इसके पार्टिकल जो है स्ट्रिंग के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। उनमें ऑसिलेशन होगी तो उन ऑसिलेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, वेव प्रोड्यूस होगा। तो उन वेव के लिए जो हमने वेव इन स्ट्रिंग पढ़ी थी, उनके लिए हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था जो था डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसमें से हमें दो बातें पता चली है। एक बात हमें ये पता चली है कि जब वेव प्रोड्यूस होती है तो वो वेव किसी पार्टिकल की ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होती है। मतलब अगर किसी जगह पे ऑसिलेशन होती है तो उनमें से वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एक बात ये हमें पता चली है। दूसरी बात हमें ये पता चली है कि हर एक वेव के लिए हमें कोई इक्वेशन लिखना हो जाए जो उसके मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर ले, ठीक है। किसी वेव को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था आपको, मैं आपको ये कह रहा था कि वेव जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, किसी पार्टिकल की ऑसिलेशन से। जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ठीक है, तो उनमें से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, उनमें से वेव प्रोड्यूस होती है। इस तरह से जो हमने वेव एंड स्ट्रिंग बात की थी, ठीक है। फिर इन वेव एंड स्ट्रिंग के लिए इस वेव को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी इक्वेशन की भी जरूरत होगी, तो वो इक्वेशन भी हमने ड्राइव किया था। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी वजह से बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से, ठीक है। तो वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ऑसिलेशन जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन से बनती है। तो उनकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है जिसको हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं उन वेव्स को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन से बनते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इक्वेशन होगी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगी बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस की वजह से बनेंगी, ठीक है। तो उनका जो इक्वेशन है जिससे हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, वो हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि उसके बाद हमने किस चीज़ की बात की थी, उसमें हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की, ठीक है। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में हमें क्या पता चला था, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में हमें ये पता चला था कि मैटर के पास भी वेव्स होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, जब वो पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, उनके साथ भी वेव जो है वो होती है, ठीक है। तो अब उन वेव के लिए इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे वेव बन रहे हैं तो उन वेव को हम मैथमेटिकली किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस से हमें क्या पता चला था, डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस से हमें ये पता चला था कि जो मैटर होता है, ठीक है,
या कोई पार्टिकल होती है, जब वो मूव करते हैं, ठीक है, जब कोई पार्टिकल, तो उनके पास भी वेव होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जब मैटर के पास वेव होती है, ठीक है, मैटर के पास वेव जो है वो एसोसिएटेड होती है, तो उन वेव के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा था कि उन वेव के लिए जो हमारे पास मैटर वेव होते हैं, ठीक है, जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उनके पास वेव होती है, ठीक है, तो उन मैटर वेव के लिए हमारे पास मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, मतलब उसके लिए इक्वेशन क्या हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या था, दूसरा हमें ये पता चला कि जब कोई पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करता है तो उसमें से वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था कि मैटर में या पार्टिकल में जब वेव जब वो ट्रेवल करता है तो उसमें वेव प्रोड्यूस होती है, तो उसमें क्या चीज़ जो है वो ऑसिलेट करती है जिसकी वजह से वो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मैटर वेव के लिए इक्वेशन क्या होगी, मतलब जो हमारे पास मैटर वेव्स बन रहे हैं उनका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज एक्चुअली ऑसिलेट इन मैटर वेव्स, कि कौन सी चीज़ जो है वो मैटर वेव्स में ऑसिलेट होती है, मतलब जिसकी वजह से वो मैटर के वेव्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो ऑसिलेट होती है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा, मैं आपको स्टार्ट से फिर से बता देता हूँ कि जब हमने स्ट्रिंग को लिया था तो स्ट्रिंग के ऑसिलेशन से हमारे पास वेव्स बन रही थी, ठीक है, स्ट्रिंग के ऑसिलेशन से वेव्स बन रही थी, तो उन वेव के लिए हमने एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी लिखा था, वो मैंने यहाँ पे मैं आपको लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने ये भी कहा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्वेश्चन जो है वो भी मैंने आपको लिख दी। अच्छा, फिर आपको मैंने ये कहा कि आपको, आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि स्ट्रिंग में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने ये बात नोट की होगी कि वह वो वेव्स जो है, जो स्ट्रिंग के वेव्स हैं, वो किस चीज़ की वजह से बन जाते हैं, वो पार्टिकल की ऑसिलेशंस की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वेव जब भी प्रोड्यूस होते हैं तो वो किसी पार्टिकल की ऑसिलेशन की वजह से बनते हैं, ठीक है। वेव का बनना किसी पार्टिकल की ऑसिलेशन से रिलेट होता है, जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसमें से वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस है, डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस में हमने ये पढ़ा था कि जो मैटर होते हैं, मैटर के पास भी वेव होती है, मैटर के पास भी वेव एसोसिएट होती है, जब कोई पार्टिकल मूव करता है, जब मैटर वेव मूव करता है, ठीक है, जब कोई मैटर ट्रेवल करता है तो उसके पास वेव जो है क्या होती है, वेव उसके साथ वेव जो है वो एसोसिएट होती है, उसके साथ वेव भी होती है, ठीक है, उस मैटर के साथ। जो तो कोई मैटर ट्रेवल करता है तो उस मैटर के साथ क्या होता है, उस मैटर के साथ वेव भी जनरेट होती है, उसके साथ वेव भी एसोसिएट होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब ये था कि उन वेव के लिए जो मैटर के साथ जो वेव होती है, जब कोई मैटर ट्रेवल करता है तो उनके साथ जब वेव एसोसिएट होती है, तो उन वेव के लिए जो मैटर वेव है उनका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो वेव एंड स्ट्रिंग बन रहे थे तो वो पार्टिकल की ऑसिलेशंस की वजह से बन रहे थे, ठीक है। या हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बन रहे थे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से बन रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वेव के बनने के लिए किसी पार्टिकल का ऑसिलेट होना ज़रूरी है, ठीक है। जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट होता है तो उसमें से वेव प्रोड्यूस होगी। तो असल में हमारे पास जो मैटर वेव्स बनेगी, तो इन मैटर वेव्स में कौन सी चीज़ जो है वो ऑसिलेट करेगी जिसकी वजह से मैटर वेव्स, जो मैटर की वेव्स है वो बनती है, ठीक है। मैटर की वेव्स एसोसिएट होती है उनके साथ, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था ये कि मैटर वेव, मैटर के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उनका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इसका आंसर दिया था एरविन श्रोडिंगर ने, ठीक है। किसने आंसर दिया था इसका, एनवर एरविन श्रोडिंगर ने, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एरविन श्रोडिंगर, ठीक है। इसने इसका आंसर दिया था और इसने इस मैटर वेव के लिए एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन डिराइव किया था जिसको इन्होंने नाम दिया था साई, ठीक है। इसको किस चीज से रिप्रेजेंट किया था, साई से, ठीक है। और इनको इन्होंने नाम दिया था वेव फंक्शन, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, ठीक है, जिससे हम
किसी मैटर में जब वेव बनती है उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, ठीक है। इसको हम लिखते हैं PSI, ठीक है। यहाँ पे P साइलेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं साई, ठीक है। इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ठीक है, इसको साई बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था इन एरविन स्क्रूडेंजर ने, ठीक है। वो क्या था, साई, ठीक है। इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगा उन मैटर वेव्स का, वो होता है साई, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कौन सी चीज जो है वो ऑसिलेट करती है, ठीक है। तो मैटर के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उनका जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो तो एरविन स्क्रूडेंजर ने दिया था, ठीक है। जिसको उसने साई से रिप्रेजेंट किया था और उसको नाम दिया था उसने वेव फंक्शन का, ठीक है। तो उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये साई जो है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये फंक्शन होता है पोजीशन और टाइम का, ठीक है। तो साई इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, ठीक है। इस पोजीशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक्स वाई जेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम भी लिख सकते हैं साई एक्स वाई जेड इंटू टी। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स है, और टी यहाँ पे क्या है, टाइम है, ठीक है। तो वेव फंक्शन जो है वो पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये एरविन श्रोडिंगर ने दिया था कि मैटर की जो वेव्स होती है उनका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन वो साइज से हम रिप्रेजेंट करेंगे और वो पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करेगी, जिसको हम यहाँ पे साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा, तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज वेविंग इनसाइड मैटर वेव्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो दिया था मैक्स बॉर्न ने, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था मैक्स बॉर्न, ठीक है, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। उसने क्या कहा था कि जो मैटर के वेव्स होती है, मतलब जो पार्टिकल के साथ वेव जो है वो एसोसिएट होती है, वो प्रोबेबिलिटी वेव्स होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वेव्स का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि किसी पार्टिकुलर स्पेस पे किसी पार्टिकल का पाए जाने के जो चांसेस होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। किसी पार्टिकुलर स्पेस पे किसी मखसूस प्लेस पे किसी पार्टिकल के पाए जाने की जो चांसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जो मैटर की वेव्स होती है, जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, वो पार्टिकल की वेव क्या होती है या वो मैटर वेव्स क्या होती है, वो प्रोबेबिलिटी वेव्स होती है, प्रोबेबिलिटी वेव्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वेव जो है इसका जो ग्राफ आ रहा था, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा था, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी वेव है उसने क्या कहा था मैक्स बोर्न ने कि हमारे पास जो मैटर की वेव होती है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, प्रोबेबिलिटी वेव, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वेव के बारे में आपको मैंने बता दिया कि मैक्स बोर्न ने क्या कहा था कि जो मैटर की वेव्स होती है, मतलब मैटर के साथ जो वेव एसोसिएट होती है, जब पार्टिकल ट्रेवल करता है और उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है, वो वेव जो है वो प्रोबेबिलिटी वेव होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी मखसूस जगह पे किसी पार्टिकुलर स्पेस पे किसी पार्टिकल के पाए जाने की जो चांसेस होती है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जो ये मैटर की वेव्स होती है ये प्रोबेबिलिटी वेव होती है, ठीक है। और इसका जो स्पेक्ट्रम आ रहा था प्रोबेबिलिटी वेव का, वो हमारे पास आ रहा था, प्रोबेबिलिटी वेव के लिए जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आ रहा था, ग्राफ जो हमारे पास आ रहा है वो है इस तरह से, ठीक है। तो ये था प्रोबेबिलिटी ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको मैंने क्या बताया कि मैक्स बॉर्न ने क्या कहा कि जो मैटर के पास वेव होती है वो एक प्रोबेबिलिटी वेव होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिन जगहों पे पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी
वो ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा, और जिन जगहों पे पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस कम होंगे वहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा, ठीक है, वहाँ पे 0 होगा, मतलब मिनिमम होगा, ठीक है। तो लेट सपोज मैं एक सपोज कर लेता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में मेरे पास इस जगह पे एक पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी के अंदर इस पार्टिकल के पाए जाने की कितनी चांसेस है, तो आप बोलेगे कि इसके यहाँ पे 100% चांसेस है कि ये पार्टिकल इसके अंदर होगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैंने क्या कहा कि मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स में मेरे पास इस पोजीशन पे एक पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर होगा, ठीक है, तो ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर ज़रूर होगा। यहाँ पे इसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 100% होगी, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन इस बॉक्स के किस हिस्से में ये पार्टिकल मौजूद होगी, उस हिस्से में उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और अदर जो इसके पार्ट्स होंगे, अदर जो इसकी यहाँ पे पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी पाई जाने की वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने इस पोजीशन पे ये यहाँ पे एक पार्टिकल को कंसिडर किया हुआ है ये, ठीक है। तो इस पार्टिकल के इस बॉक्स में पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है, लेकिन इस इस बॉक्स के इस हिस्से पे इसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है, और ज़्यादा है, ठीक है। और जो दूसरे पोर्शन है इस बॉक्स के, ठीक है, उसमें पाए जाने की इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बॉक्स, यहाँ पे इस ग्राफ को अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड जो है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे आप देख ले वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की जो चांसेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। और जिस जगह पे ये वेव का एम्पलीट्यूड 0 है, ठीक है, तो उन जगहों पे पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, कम है, ठीक है, मिनिमम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और जिस जगह पे वेव का एम्पलीट्यूड कम है वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, कम है, ठीक है, मिनिमम है। और जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड 0 है तो वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की एम्पलीट्यूड पाए जाने की चांसेस कम है। जहाँ पे वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है तो वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पार्टिकल के इस बॉक्स में प्रोबेबिलिटी, इस बॉक्स के, इस पार्टिकल के इस बॉक्स में होने के जो चांसेस हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 100%, ठीक है, कि ये इसके अंदर होगा। लेकिन ये इस किसी पार्टिकुलर जगह पे होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% होगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी। लेकिन बाज़ जगहों पे जो इसके बाज़ पोर्शन होंगे वहाँ पे इसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी वेव, ठीक है। अब हम क्वेश्चन ये है कि इस प्रोबेबिलिटी वेव को हम फाइंड किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वेव को हम फाइंड करते हैं, जो हमारे पास साई आया था, इस साई का मॉड स्क्वायर हम जब लेंगे तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, जो हमारे पास वेव फंक्शन आ रहा है साई, उसका मॉड स्क्वायर हम जब लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड कर सकते हैं, वेव फंक्शन का मॉड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं और उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल जो है ये इस बॉक्स के अंदर मौजूद है तो यहाँ पे इस पार्टिकल के बॉक्स के अंदर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो 1 के बराबर होगी, ठीक है। 1 का यहाँ पे मतलब क्या है, 100%, कि यहाँ पे इस बॉक्स में इस पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है। तो जो हमारे पास
साई मॉड स्क्वायर आएगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये पार्टिकल 100% मौजूद है, ठीक है, ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर 100% मौजूद है, ये हमें पता है कि ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर नहीं है तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें 1 और 0, और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 तक होगी, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी या 0 होगी या 1 होगी, इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी या 0 होगी या 1 होगी, मतलब अगर आप इस बॉक्स को देख लें तो इसमें यहाँ पार्टिकल मौजूद है, तो इस पार्टिकल का इस बॉक्स में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 100% है, तो इसलिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1। 1 का मतलब है 100%, ठीक है, कि ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर मौजूद होगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर मौजूद नहीं है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इस साई का स्क्वायर करके, जो हमारे पास वेव फंक्शन आया था उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी उससे फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आप किसी दोस्त के घर जाते हैं, ठीक है, और आपको ये 100% आप श्योर होते हैं कि अगर ये घर पे है, ठीक है, अगर आप किसी दोस्त के घर जाते हैं और आपको ये श्योर है कि ये घर पे है, ठीक है, तो आप 100% श्योर होंगे कि वो अपने रूम पे ही होगा, ठीक है। लेकिन आप 100% दूसरे, जब आप दूसरे पोर्शन में आप देखेंगे, ठीक है, जो घर के आज दूसरे पोर्शन होते हैं उसमें आपको 100% श्योर नहीं होगा कि वो बंदा वहाँ पे मौजूद है कि नहीं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड करते हैं इस तरह से, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जब प्रोबेबिलिटी 100% हो, मतलब किसी कोई पार्टिकल किसी जगह पे मौजूद हो, किसी पार्टिकुलर स्पेस पे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 होगी, और वो अगर वो पार्टिकल वहाँ पे मौजूद ना हो तो वहाँ भी उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। और इसको हम किस तरह लिखते हैं, साई मॉड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम यहाँ पे जो हमारे पास साई मॉड स्क्वायर आया था, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साई स्टेरिक इनटू साई, ठीक है। यहाँ पे इस साई स्टेरिक का मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाती है, ठीक है। तो ये बराबर होता है इसके, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये इस वेव फंक्शन साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ठीक है, जिसको हम साई स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम टोटल स्पेस को ले लें, ठीक है, अगर हम टोटल स्पेस की बात कर ले और टोटल स्पेस में हम कहें कि इस किसी पार्टिकल के पाए जाने के जो चांसेस है वो क्या है, तो अगर आप टोटल स्पेस को लेते हैं तो वो पार्टिकल कहीं ना कहीं तो स्पेस में होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100%, क्योंकि आपने टोटल स्पेस को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप टोटल स्पेस को कंसिडर कर लेते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, मतलब आप टोटल स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि आप टोटल स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन हमने किस लिए लिया, क्योंकि हम टोटल की बात कर रहे हैं टोटल स्पेस में, तो टोटल स्पेस में किसी पार्टिकल के पाए जाने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है। तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक टोटल स्पेस हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। टोटल स्पेस हमारे पास जितनी भी जगह है, टोटल स्पेस, वो टोटल स्पेस हमने कंसिडर कर ली, तो इसके लिए हम उसको बोल देंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, टोटल स्पेस हमारे पास जो है उस कोई पार्टिकल के पाए जाने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साई स्टेरिक, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड टी पे, ठीक है, एंड टू साई एक्स वाई जेड इंटू टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास जब प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, उसको हम उस वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि अगर हम टोटल स्पेस को कंसिडर कर लें तो टोटल स्पेस में किसी पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस क्या होंगे, 100%, ठीक है। तो टोटल स्पेस को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ, ठीक है। टोटल स्पेस हम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल, टोटल मतलब सम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम उसका करें क्योंकि हम टोटल स्पेस की बात कर रहे हैं, और हम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मतलब जितना भी स्पेस है सारे स्पेस को हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो
स्पेस में कहीं ना कहीं तो पार्टिकल होगा, ठीक है। वो पार्टिकल अगर आपने कोई भी पार्टिकल कंसिडर किया हुआ है तो स्पेस में, टोटल स्पेस अगर आप लेंगे तो उस टोटल स्पेस में कहीं ना कहीं वो पार्टिकल तो मौजूद होगा, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% ही आएगी, ठीक है। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, साई स्टेरिक एक्स वाई जेड, क्योंकि ये इसका फंक्शन है, इनटू साई इज इक्वल टू 1, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। क्वेश्चन था कि व्हाट इज एक्चुअली ऑसिलेट, मतलब व्हाट इज वीविंग इनसाइड मैटर वेव्स, कि उसके अंदर कौन सी चीज जो है वो वीविंग करती है जिसकी वजह से मैटर के वेव्स बनते हैं, ठीक है।